अधूरा सच बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बिना जाने बिना सोचे पूरा सच, कई लोग कई गलतियां कर देते हैं और अपने आप एक सुझाव, अपने आप ही कुछ ना कुछ कह देते हैं। लेकिन ये अधूरा सच है क्या, ये हमें खुद पंकज सर बताएंगे, यानी कि माधव जी प्लीज़, ये अधूरा सच है क्या, बताएंगे हमें। सच दो प्रकार का होता है, एक अधूरा सच और दूसरा पूरा सच। जो पूरा नहीं है वो अधूरा है। और हम लोग कई बार अधूरे सच पे एक इमारत बना लेते हैं, तय कर लेते हैं। तो इसका मतलब वही है कि ये सच अधूरा है। पूरा सच जानने के लिए पूरा सीरीज देखना पड़ेगा। तो बट ये कहते हैं ना कि एक फंसाने का तरीका है। जादूगर आता है ना, आधा फेंकता है, आधा छुपा के रखता है। तो ये अधूरा सच वही टैगलाइन है कि पूरा सच जानना है तो आ जाओ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे क्रिमिनल जस्टिस देखो। इस सीजन में क्या सर, क्या नया क्या होगा। वो तो डायरेक्टर साहब बताएंगे। नहीं, इस सीजन में ऑब्वियसली माधव मिश्रा के कैरेक्टर को भी हमने आगे बढ़ाया, उनके रिलेशनशिप्स को भी आगे के पहलू दिखाए हैं। और केस हर साल एक नया होता है। पिछले साल एक औरत कीर्ति कुल्हाड़ी का जो कैरेक्टर था उस पे आधारित था। अभी एक जुवेनाइल केस है, तो एक हमें उस सिस्टम का एक झलक मिल जाता है इसमें। एंड आई थिंक उसकी क्रिमिनल जस्टिस की खासियत यही है कि एक बहुत सही एलिमेंट कंटिन्यू होता है। जो माधव जी हैं, उनके जो इर्द गिर्द जो कैरेक्टर्स हैं, और हर साल एक उनके सामने एक नया केस पेश होता है, नए कैरेक्टर सामने आते हैं। तो आई थिंक इस सीरीज़ में वो नयापन इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार हमेशा एक नया पहलू हम दिखा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सर की, जो पहला सीजन था मेंस जेल था, सेकेंड सीजन वुमेन्स जेल था, थर्ड सीजन जुवेनाइल था, तो जेलों में आपने कुछ डिफरेंस आपने देखा, अगर वहाँ पे गए होंगे तो कुछ अलग तरह का आप लोगों को लगा। है बहुत अलग। एक एंड मुंबई में कई टाइम से ये इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, तो आई थिंक एक बट अगेन जैसे जब हम विमेंस जेल में गए थे, तब वहाँ उसके फ़ोटोज़ भी नहीं मिले थे, बिकॉज ऑब्वियसली ये पब्लिक जगह नहीं है। हमें जाने का मौका भी बहुत मुश्किल से मिलता अगर होगा। लेकिन इस बार भी जो जुवेनाइल में और ये कैरेक्टर्स जो है उसमें आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनको ये क्रिमिनल या जुवेनाइल जो जस्टिस होम में है, उनको ऐसा कैरेक्टराइज भी करना एक अलग क्राफ्ट है। तो वो सारे चैलेंजेस काफ़ी नए थे इस बार, बट इंटरेस्टिंग रहा उस पूरी दुनिया को पोर्ट्रे करने। अंकल सर, आप गए थे जुवेनाइल से जेल? मेरा कैरेक्टर जाता है तो वो मिलने बच्चे से। तो वैसे तो हम एक दो बार गए हैं शूटिंग के लिए। वो यहाँ बॉम्बे में एक स्पेस था जो पहले शायद दिए, तो बाहर से उसका एक आउटर एरिया में। बाकी बाहर से हम हर शहरों में देखते ही हैं, बाल सुधार गृह नाम का बोर्ड दिख जाता है जहाँ तहाँ। तो मुझे भी लगता था बाल सुधार गृह क्या है, जब बाद में थोड़ी जानकारी मिली तो पता चला ये बच्चों को का ये है, जगह है। तो बहुत लोग जानेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है हमारे शो में। कहानी के साथ साथ वो थोड़ा सी जानकारी वृद्धि भी करेगी दर्शकों का कि ये सब क्या पेच है इसका। माधव मिश्रा के लिए कितना कठिन था, क्योंकि जो मेंस की जो एडवोकेट होता है वो अलग किस तरह से डील होता है, वुमेन्स के चलो डील होता है, लेकिन बच्चों के लिए किस तरह से उनसे सच्चाई निकालना। हाँ हाँ, वो तो वैसे ही थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को डील करना, और ये यहाँ भी वो मुश्किल ही था। बच्चा से वो खुद ही एंग्री यंग मैन टाइप है, तो हाँ मुश्किल था थोड़ा। बट वो मेरे लिए नहीं, वो राइटर के लिए मुश्किल होगा। हमको तो लिख के दे देंगे, हमको तो याद करके बोल देना है। तो व्याकरण और ग्रामर बना के दिए गए हैं, तो हमें करने में इसलिए आसानी होती है कि लगता है हम बोल रहे हैं। बोल तो राइटर है होता है, अब बोलने का तरीका डिसाइड डायरेक्टर करता है। पर्दे पे दिखते हम हैं तो लगता है खेल गुरु क्या बात है। इसीलिए सर कई बार हमारे यहाँ मेरे को महसूस हुआ वेल रिटन रोल को ना बहुत बढ़िया एक्टर मान लेते हैं। वो है वेल कहते हैं ना कि सर आपका जो किरदार और जो स्क्रिप्ट है आपके हिसाब से ही लिखी जाती है, नहीं मेरे कोई और नहीं कर सकता सर ये चीजें। अरे नहीं, वो तो अब मेरा एक अपना खास किस्म का तरीका है जो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हुए याद हुआ। उसी तरीके से कुछ सालों में टाइपकास्ट कहा जाऊंगा, क्योंकि वही तरीका आपकी पहले पहचान बनता है, फिर वही तरीका आपको टाइपकास्ट करता है। तो उससे कोई बात आपत्ति नहीं है। तो बट लोग लिखते हैं, मैं लिखता नहीं हूँ, लिखते कोई और है। मैं उसको इस तरीके से करता हूँ कि लगे कि
भाई साहब ये तो यही बोल रहा है एक्टिंग नहीं हो रही है, बट उसमें एक्टिंग ही है यार, तैयारी है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा सर माधव मिश्रा केस लेना है, अगर रियल में अगर मैं माधव मिश्रा से ही पूछूंगा और पंकज सर से कोई केस लेना हो तो कौन सा केस देना चाहेंगे आप? मैं अगर Yes. वकील होता तो यस। वकील होता तो पहले मैं इन्वायरमेंट का वकील होता, पर्यावरण का लॉयर बनता, और जहाँ जहाँ मानव प्रजाति पर्यावरण का नुकसान पहुँचा रहे हैं उस पर केस लड़ता कि तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे बच्चों को भी तो हवा पानी चाहिए, तो इसको प्रोटेक्ट कर लो थोड़ा अगली जनरेशन के लिए। और सर आप? आई थिंक ऑब्वियसली इन्वायरमेंट एक सबसे इस दुनिया से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बट आई डोंट नो ये जो डिजिटल दुनिया है शायद उसके भी कुछ कंट्रोल्स आने चाहिए या उसके कुछ मॉडरेशन आना चाहिए। आई थिंक उसके लिए साइबर किसी को साइबर इन्वायरमेंट के लिए भी लड़ना चाहिए, बिकॉज इस ये मीडियम हर नागरिक तक लगभग पहुंचा है और उसका कोई रेगुलेशन बहुत पीछे है, Strong तो नहीं है। हाँ, तो हमें चाहिए कि चाहे फैमिली के थ्रू हो या रेगुलेशन के थ्रू एक बैलेंस आ जाए, वो बहुत बड़ी बात होगी। बट अगर पंकज सर में बात करूँ कि कोई केस ऐसा हो कि जिसे कहते हैं ना कि कोई कानून में कुछ तब्दीली लाना चाहे, तो कौन सा ऐसा होगा कि कुछ आप तब्दील लाना चाहेंगे जो इन जैसे अपने अभी केस करी? नहीं, वो क्या ना, वो बहुत थोड़ा गैर जिम्मेदाराना हो जाना बोलना, क्योंकि उसके लिए कानून की बहुत बृहद पढ़ाई और समझ होनी चाहिए। हम लोग एक्टर्स हैं, तो आपके सवाल पर मैं कुछ भी रैंडम आंसर दे देता हूँ, मैं ये कानून लाना चाहूँगा, और कानून लाना और बनाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो वो उचित नहीं रहेगा हम अपने मन से एक राय दे दें कि ये कानून हो जाए। नहीं, बट जैसे कि सर आप एडवोकेट का कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड सीजन कर चुके हैं, ये तीसरा वो तो season- राइटर लिख के देता है, सर राइटर लिख के देता है, रिसर्च करके देता है मुझे। सर लेकिन आप वो ऐसे कलाकार हैं, हमें भी पता है कि आप राइटर लिख के जब पढ़ने वाले में आप भी रिसर्च करते ही हो, तो हमें भी पता है। बट सर कहते हैं ना प्लीज सर नहीं, मैं रिसर्च नहीं करता हूँ। मैं कैरेक्टर के मैनरिज्म पे भले सोच लूँगा, लेकिन जो टेक्निकल स्क्रिप्ट में मिल रहा है वो मेरा काम ही नहीं है रिसर्च करना, स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें काफ़ी मतलब इसका सारे एक्सपर्ट छांटते हैं इसको, बिकॉज इट्स नॉट एक एंटरटेनमेंट, एक कॉमेडी नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें रिस्पॉन्सिबली ये करना है, तो हम उस दायरे के बाहर नहीं जाते हैं, क्वेश्चन नहीं करेंगे ना। तो जो कठिन आप लोग कौन सा रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, क्या की शूटिंग के टाइम पे कि जो एक आप लोग को भी एक आश्चर्य में कहते हैं सर डाल दिया हो, कोई चीज आप लोग को पता चली हो? मेरे ख्याल से तीनों कठिन है। शूटिंग इटसेल्फ अपने आप में कठिन प्रोसेस है किसी का हो, क्योंकि आप एक टाइमलाइन होता है और उसमें ख़त्म करना है, वेदर, ऊपर से कोविड काल भी चल रहा था। राइटिंग के और उसके लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से तीनों उतना ही चुनौतीपूर्ण है लिखना। कोई सर नई चीज आप लोगों को पता चली हो इस सीजन में केस को लेके, तो जो कहते हैं ना आपको आश्चर्य में डाल दिया कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें आपको पता चली हो? आई थिंक तो जस्ट जनरली हमें वो जो एक्सपोजर मिला जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में, वो बहुत वो नया था हम वो सबके लिए। नया था हमारे लिए, तो बट आई थिंक लाइक पंकज जी सेड, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक ब्रॉड कमेंट अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं, एक्चुअल लॉज भी, उनको दिखाना स्क्रीन पे भी, तो वो बहुत संभाल के हमने ये सारे कदम उठाए। तो दैट इज़ द मेन थिंग आई से कि BBC अपलॉज ने बहुत सारा रिसर्च करके, यू नो, एंड हॉटस्टार का भी इन्वॉल्वमेंट था उसमें, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि हम लोग कुछ गलत दिखाएं। ड्रामा चाहिए, फिक्शन है, हम नहीं कह रहे कि ये डॉक्यूमेंट्री है, बट फिर भी लोगों को गलत इंप्रेशन नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग थोड़ा संभाल के आपको जवाब दे रहे हैं। तो एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है जो आप कुछ जो इसका मजाक कर सकते हैं, इसीलिए ये तो सीधी सी बात है सर। बट सर कहते हैं ना कि सर इस सीजन में क्या है, क्या स्टोरी का कुछ थोड़ा सा आप हमें बताना चाहेंगे? स्टोरी कुछ नहीं, जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर है। एक अपराध होता है, उसमें एक बच्चा फंसता है, अंडर एज है। अब बच्चा फंसेगा तो स्वाभाविक है परिवार भी फंसेगा, तो बच्चा और परिवार गुजरते हैं। परिवार जब इन्वॉल्व होगा किसी भी चीज़ में, तो समाज भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि समाज का एक स्मॉलर यूनिट फैमिली है और उस परिवार का एक स्मॉलर यूनिट जुवेनाइल है। और ये अधूरा सच वो उन पे बीतती है, क्योंकि वो लोग भी सच
एक तरह जानते हैं, एक तरह जो मीडिया और सोशल मीडिया पे जो आता है वो कुछ और है, तो वो भी वो अलग अलग सच से ग्रैपल कर रहे हैं। ये जो आज की दुनिया में होता है, आप ऐसे वैक्यूम में जस्टिस अभी नहीं चलती है। अभी एक तरह से डिजिटल मीडियम्स पे सब लोग अपना हाँ, एक जजमेंट ट्रायल लेना शुरू संवाद करते ही हैं। है कि यहाँ भी एक ट्रायल तो हो तो जाता है। वो रेलेवेंस है हमारी स्टोरी टेलिंग स्टाइल से कि जो अक्सर हम देखते हैं, हम लोग उसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। यहाँ पे हम बैठे सच का सामने खेल ही रहे सर, खिलवा पंकज ली। सर से खासकर। पंकज सर से एक चीज उन्होंने कभी घर वालों से झूठ बोला है, अपने घर वालों से? हाँ, क्यों नहीं बोला है? कौन सी बात थी जो हमसे कहते हैं झूठ बोली जाती है? नहीं, पहले वो मतलब जब गांव पे थे 10th 11th तक, तो 11वीं 12वीं तक तो झूठ बोले ही हैं। हर चीज में बोले होंगे माँ बाप को। कोई ऐसी याद है जिसमें पिटाई में पड़ी हुई, जो बाद में पकड़े गए हो? वो तो खेल में मेरा झूठ था कि मैं शाम को गांव में खेलने जाता था। आ गया किस्सा याद इसके बोलने से। और उस समय जो चिट्ठियों का ज़माना था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे गांव में एक पोस्टमैन थे, उनका घर मेरे घर से 200 मीटर दूर। तो मैं खेल के शाम तक ना 6 साढ़े 6 बजे तक चिकाठारी, गुल्ली डंडा, नदी में नहाना, नदी है, अंधेरा हो जाए। अब अंधेरा पे घर आने में मुझे पता है कि पिटाई होगी कि रात में आए हो। तो मैं दौड़ते हुए पोस्टमैन के घर जाता था, कोई चिट्ठी आई है क्या? तो बोलते मेरे घर की नहीं। फिर घर आता, कहाँ इतना देर? बोला कि मैं तो पोस्टमैन के यहाँ गया था। तो इतना देर? बोला हाँ, वो आ नहीं रहे थे बाजार से, तो मैं इनको दरवाजे बैठ के इंतजार कर रहा था कि वो आएंगे और फिर पूछूंगा चिट्ठी कोई है क्या मेरे घर की। तो ये अक्सर झूठ बोलता था मैं, लेकिन उसके लिए एक प्रमाण रखता, झूठ नहीं बोलता था। उस खेल में बिताए गए समय को छुपाने के लिए मैं उनके दरवाजे पे जाके सबूत ले लेता था कि बाबूजी अगर जाए, कोई जाए पूछने, बोले हाँ ये आया तो था पूछनी चिट्ठी। तो पिटाई से बचने के लिए करते थे। पिटाई से कभी पिटाई हुई आपकी? खूब, कभी। किस बारे में सबसे ज्यादा पिटाई जो आज तक याद है? खेलने के लिए, सिर्फ खेलने के लिए। अब जाके उस समय था कि खेलना मतलब बर्बादी के रास्ते पे हो तुम, तो खेलने के लिए होता था। पढ़ाई में नहीं लगा था, खाली खेलता है। एक और क्वेश्चन की कभी पैसे चुराए घर में, चुपचाप कुछ पैसे चुरा लिए हो किसी को कहना कुछ खाने पीने के लिए, कुछ ऐसा कभी? नहीं, पैसे नहीं चुराए, पैसे नहीं चुराए कभी। कभी ऐसा कुछ हुआ कि घर से लेट आए हो, घर वालों में भैया आज आपको बाहर ही सोना, इतने लेट आए हो, घर निकाला, या तो कभी कुछ ऐसा? एक भी ऐसा नहीं हुआ। लेट भी आए हो तो घर वालों ने दरवाजा खोल दिया, ये नहीं बोला अब जाओ तुम। हमारा सिंपल जीवन है गुरु, कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है। सब समय से आना, समय से खाना, समय से सोना, काम करना। आज तक कंट्रोवर्सी नहीं है, आज तक वो नहीं पैदा करना चाहिए। नहीं। सर हमने एक फोटो देखा था आपका इंस्टाग्राम पे, बहुत वायरल था, लिट्टी चोखा का। हाँ, पिछले दिन सेट पे भी खाए थे। सेट पे भी खिलाया था एक दिन। मैं वही, सॉरी, नहीं कोई नहीं। कैसा लगा लिट्टी चोखा? अरे कमाल का। कमाल। और कभी किसी को जैसे बॉलीवुड में किसी को खिलाने का मौका मिले, एक्टर एक्ट्रेस, तो किसको खिलाना चाहेंगे पंकज सर आप? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा किसको खिलाऊंगा? मैं कोई दो एक्टर बॉलीवुड के, एक्टर नहीं, डायरेक्टर्स को खिलाऊंगा। एक्टर को खिलाने में फायदा नहीं है, एक्टर को खिलाने में नुकसान है, वो खाएंगे भी नहीं। डायरेक्टर को खिलाओ, प्रोड्यूसर को खिलाओ लिट्टी चोखा। नहीं, मैं एक दिन खिलाया था, क्रिमिनल जस्टिस के सेट पे लाया था। फिर मनोज भैया को खिलाता हूँ, आते हैं मड में, जब शूटिंग उनकी रहेगी वाजपेयी जी की, तो मड में कभी कुछ ऐड वैड रहा तो हमको फ़ोन कर देते, अरे बाबू हम मड में आज शूटिंग बा, तो बोलते हैं बस घर से खाना मत मंगाइएगा, हम भेज रहे हैं, तो लिट्टी चोखा जाता है। आजकल एक और नया परंपरा चालू कि हमारे यहाँ मोमोज बहुत अच्छे बन रहे हैं। अच्छा। तो मड में जिसकी शूटिंग हो रही है, बोलता हूँ भाई जो मड में अपनी आ रहा है बता दो, मोमोज और चटनी घर से भिजवा दूंगा। तो ये मड में रहने का। ये कहाँ पे मतलब अपना यहाँ पे लिट्टी चोखा यहाँ पे मंगाते हैं कि खुद से बनाते हैं? घर पे बनाते हैं। मड में वैसे एक दुकान है, पांडे जी हैं, वो बनाते भी हैं। अंधेरी में खाया आपने सबवे के यहाँ पे? हाँ, अंधेरी में भी है एक। उसका चोखा बड़ा, अगर सर आपने कभी नहीं बता, चोखा बड़ा जबरदस्त होता है उसका। पर उनके घर से अच्छा तो नहीं हो सकता। घर का तो अलग ही, सत्तू डाल के एकदम जबरदस्त। तो सर जाते थे, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कुछ नहीं, क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच 25 तारीख को आ रहा है, और इस बार आई थिंक प्लानिंग है हर वीकेंड पे 2 एपिसोड का।
फ्राइडे नाइट यानी थर्सडे नाइट को 2 एपिसोड आएगा, तो 1 महीने में 4 शुक्रवार को पूरा सीरीज आएगा। तो ये भी अच्छा है, एक अच्छा फॉर्मेट है। तो जाते थे ये भी बता दीजिए कि 4 आएगा सीजन? क्या ये तो फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार बताएंगे ना, ऊपर जो लिखा है ग्रीन वाले। तो सर अगर माधव मिश्रा से पूछा जाएगा कोई केस आया तो कौन सा केस लड़ना चाहेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे इस बार केस सीजन 4 में? सर तो जुवेनाइल हो गया, वही सीजन 4 के लिए लड़ेंगे ना, वही तो केस होगा। क्या क्या लग रहा है आपको, कोई कौन सा सीजन 4 में कौन सा किरदार है? क्या मुझे नहीं मालूम। जुवेनाइल हो गया, वुमेन्स के ऊपर हो गया, मेंस अबे तो सब हो वो गया। आप लोग हमें न्यूज़ हेडलाइंस देंगे ना, तो वहीं से हम लोग कहानी ढूंढेंगे। 3 सेगमेंट हो गया, अब चौथा सेगमेंट मीडिया के ऊपर केस आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।